नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ और आप देख रहा है इंडिया। और इस वक्त की अहम खबर से हम अब शुरुआत करते हैं। क्या भारत के गैंगस्टर्स के लिए कनाडा गैंग वॉर का अड्डा बना जा रहा है? आए दिन यहां किसी न किसी गैंग की गुंडागर्दी चल रही है। एक बार फिर कनाडा में खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। इस बार गोलीबारी में रोहित गोदारा गैंग शामिल है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली है। कनाडा में रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच जंग बढ़ती जा रही है। भारतीय गैंगस्टर, कनाडा में गैंग वॉर। गैंग वॉर का नया अड्डा बन रहा कनाडा। आमने सामने बिश्नोई गोदारा गैंग। कनाडा में एक बार फिर फायरिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक ये फायरिंग रोहित गोदारा गैंग ने करवाई। ये फायरिंग पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर हुई। रोहित गोदारा गैंग ने दावा किया है कि कनाडा में पंजाबी सिंगर को गोली मारी गई है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इसमें कहलों के पेट में गोली लगी है। इसकी जिम्मेदारी और जानकारी देने के लिए गैंग के एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी की। पोस्ट में लिखा है, जो ये रोहित गोदारा है, लॉरेंस भाई को गद्दार बोलता है। जग जाहिर है, सबको पता है गद्दार कौन है। लॉरेंस भाई ने इनको बनाना जानता है, मिटाना भी जानता है। ये रोहित गोदारा जो हैशटैग में सभी भाइयों का नाम लिखता है, सब गाली देते हैं, सिर्फ ये फेम के लिए लिखते हैं। शुरुआत इन लोगों ने करी है, खत्म हम करेंगे। मैं आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर चला रहे हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा गया है कि मैं आपको बता दूं, इस गद्दार के चक्कर में आके किसी ने हमारे भाइयों की तरफ देखा या इसको किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया और हमें पता लग गया तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा, उसका विनाश ही कर देंगे। ये चेतावनी सभी भाइयों और बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यापारी और जो भी हो, किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा। पोस्ट में आगे लिखा है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। रोहित गोदारा गैंग ने जिस पर गोलीबारी की है वो तेजी कहलो एक गायक है। उस पर इस तरह का हमला गोदारा गैंग ने इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि तेजी उनके विरोधियों की मदद कर रहा था और पैसे भी पहुंचाता था। तेजी से बढ़ती गैंग वॉर। गोदारा गैंग को बिश्नोई गैंग की धमकी। संगठित अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गिरोह के बीच की दुश्मनी अब हिंसक रूप ले चुकी है। इसकी गूंज कनाडा और अमेरिका तक सुनाई दे रही है। 18 अक्टूबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी हुई थी। ये गोलीबारी लॉरेंस के सहयोगी हैरी बॉक्सर पर की गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कैलिफोर्निया में हैरी बॉक्सर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली। गोदारा ने दावा किया कि उसने और गोल्डी बराल्ड ने मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी, जिसमें बॉक्सर का एक सहयोगी बनवारी गोदारा मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल हो गया था। ये कहा जा रहा है कि घटना के समय बॉक्सर वहां नहीं था। कैलिफोर्निया में बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हुए हमले के बाद दोनों गैंग सोशल मीडिया और वायरल ऑडियो क्लिप के जरिए एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। लॉरेंस के भाई आरजू बिश्नोई और गैंग के कुख्यात सदस्य हैरी बॉक्सर ने ऑडियो जारी कर रोहित गोदारा को गद्दार करार देते हुए उसे जान से मारने की खुली धमकी दी है। संदेश में हैरी बॉक्सर ने कहा, राम राम सभी भाइयों को। मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रोहित गद्दार है, जो जयचंद का छोटा भाई रोहित गद्दार है, ये मेरे बारे में सोशल मीडिया पे लिख रहा है। वह सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ यह हादसा हुआ है उस शहर में मैं आज तक गया ही नहीं। होने की तो बात बहुत दूर की है। इन लोगों ने एक गरीब लड़के को मार दिया जो फूड ट्रक पे काम करता था और बोल रहे हैं कि मैं साथ था उसके और मैं भाग गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। ये गद्दार मेरा और लॉरेंस भाई साहब का नाम लेकर फेम लेना चाह रहा है। इनकी 7 पीढ़ियां निकल जाएंगी हम तक पहुंचने में। इनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ये रोहित गद्दार एक चूहा है जो बिल में रहता है, कभी कभी बाहर निकलता है आसमान के तारे देखने के लिए। और इस गद्दार को एक बात बता देता हूँ मैं कि तेरे को मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे मेरे हाथों से मार दूंगा, एक बार मिल के देख ले। और लॉरेंस भाई साहब किसी को बढ़ा सकता है तो भाई किसी को मटा भी सकता है। हैरी बॉक्सर ने गैंग के दूसरे लोगों से कहा कि इन गद्दारों से थोड़ा दूर रहो। ये गद्दार इस्तेमाल करके या तो पुलिस के हवाले करवा देते हैं, मुखबिरी करवा देते हैं या उनकी FIR करवाकर उनके खिलाफ मुकदमे करवा देते हैं। ये भी धमकी दी कि इन्होंने सोशल मीडिया पर शुरुआत की थी, उसका अंत हम करेंगे। गैंगस्टर्स में वर्चस्व की लड़ाई। फिलहाल रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है।
दोनों ही गैंग खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो बड़े सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिश्नोई गैंग कई बार कनाडा में मौजूद कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर भी फायरिंग कर चुका है। बिश्नोई गैंग को तो कनाडा सरकार आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। वहीं गोदारा गैंग भी लगातार कोई न कोई घटना अंजाम दे रहा है। दोनों गैंग आमने सामने हैं। तेजी कहलों पर हुआ हमला इसी गैंग वॉर की अगली कड़ी माना जा रहा है। भारत के दो सबसे बड़े गैंगस्टर गिरोहों के बीच ये टकराव साफ संकेत दे रहा है कि अपराध की ये लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। दोनों गैंग के बीच बदले और खून खराबे की आशंका अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां के प्रयागराज में एक युवक की दिन दहाड़े ईंट और पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का डराने वाला वीडियो भी सामने आया है। जिस शख्स की मौत हुई है वो एक रोडवेज ड्राइवर था और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने गया था। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी जान ही चली गई है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, यह हत्या का लाइव वीडियो है। प्रयागराज की सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन सड़क किनारे कुछ लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। बड़े आकार के ईंट चलाए जा रहे हैं और इस बीच एक शख्स को सिर पर ईंट लग जाती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि खुलेआम दो पक्षों के बीच किसी विवाद को लेकर पहले गाली गलौज हुई और फिर दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाए गए। इस दौरान एक शख्स के सिर पर ईंट लगने से वो जमीन पर गिर गया। पत्थर इतना जोर से उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगा कि वो जमीन पर गिरने के बाद हिल भी नहीं पाया। इस वीडियो को देखने वालों की रूह कांप जाएगी। जिस शख्स पर 5 लोग ईंट बरसा रहे हैं वो एक रोडवेज का ड्राइवर है। पत्थर लगने के बाद लोगों ने शोर मचाया, जिससे हमलावर मौके से भाग गए। शख्स को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पेट्रोल पंप के पास ही वाद विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। उसमें घटना हुई है। उसके क्रम में उनको इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है और अब इनकी जो तहरीर मिली है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बाद शख्स के परिजनों ने गुस्से में प्रदर्शन किया। उनके साथ स्थानीय लोग भी जुड़ते गए और 3 घंटे तक नाराज लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर कई गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हुए उसमें तोड़फोड़ भी की। ये घटना मंगलवार दोपहर की है, जब प्रयागराज कानपुर हाईवे पर मुंडेरा चुंगी स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भराने गए रोडवेज के बस ड्राइवर रविंद्र पासी का माफिया अतीक अहमद के गढ़ कहे जाने वाले मारिया डीह गांव के कुछ लड़कों से विवाद हुआ। इसके बाद लड़कों ने ईंट पत्थरों से कूचकर उसकी हत्या कर दी। 27 वर्षीय रविंद्र पासी यूपी रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर बस ड्राइवर था। रविंद्र के भाई ने बताया कि वो मंगलवार को ही बस लेकर वापस लौटा था और पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल भराने गया था, जहां पर उसका मरिया डीह के रहने वाले कुछ लोगों से विवाद हो गया और उसके बाद उसकी जान चली गई। मृतक ड्राइवर के भाई ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मेरा भाई सरकारी रोड में चलाता है। वो ड्यूटी से आज सुबह आया था पेट्रोल डलाने। पेट्रोल पंप के बगल में एक फर्नीचर वाला है, वो लड़के को बुला के लड़कियाबाजी कराता है। स्कूल में जितनी लड़कियां जाती है छड़वाता है। अब मेरा भाई पेट्रोल डलाने गया तो मेरे भाई को ईंटा से मारने लगा, जो कि मेरा भाई बाहर रहता है, इलाहाबाद से बनारस रोड में चलाता है। उसके बाद हम लोग को मालूम चला, हम लोग गए उसके दुकान पे, उसको पकड़ लिए। यही पुलिस प्रशासन उसको छोड़ा के उसको छोड़ दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने मृतक का शव प्रयागराज कानपुर हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने यूपी रोडवेज समेत कई प्राइवेट वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साई भीड़ ने पेट्रोल पंप पर भी जमकर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बवाल बढ़ता देख मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स बुला ली गई। इसके साथ ही पीएसी भी मौके पर पहुंच गए। डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य और एडीसीपी सिटी पुष्कर वर्मा ने मोर्चा संभाला। आक्रोशित परिजनों से कई दौर की बातचीत के बाद परिजनों ने करीब 4 घंटे बाद जाकर जाम खत्म किया। तो वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। डीसीपी सिटी ने जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया है। पेट्रोल पंप पर दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जहाँ मारपीट के क्रम में मुन्नू उर्फ रावेंद्र, इनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने तहरीर दी है, तो उस तहरीर का द्वारा अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं सभी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई जा चुकी है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोल पंप के पास रविंद्र और हमलावरों के बीच ईंट पत्थर से हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर भी आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। मृतक के भाई नरेंद्र कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने हसनैन, नूरैन, अली, कामरान, इरफान, हुसैन, कैफ और 3-4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है कि कहीं दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई रंजिश इस वारदात की वजह तो नहीं बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं यूपी के ही फिरोजाबाद में दिन दहाड़े गोलीकांड से हड़कंप मच गया है। एक कॉलेज परिसर में तैनात गार्ड के बेटे को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद वो तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी गोली मारते हुए और वारदात के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में भी दिन दहाड़े हुए गोलीकांड से हड़कंप मच गया। एक कॉलेज परिसर में तैनात गार्ड के बेटे को अचानक 2 बदमाशों ने गोली मार दी। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चुपचाप बदमाश आते हैं, एक तमंचा निकालता है और लड़के पर गोलियां चला के अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। घटना 21 अक्टूबर सोमवार दोपहर करीब 3 बजे की है। बताया गया कि कॉलेज में तैनात गार्ड का बेटा मोनू अपने पिता को खाना देने के लिए कॉलेज पहुंचा था। तभी बाइक पर सवार 2 हमलावर वहां आए और मोनू पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली उसके पीठ में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। गोली लगने के बाद शख्स दर्द से चीखता हुआ सुनाई दे रहा है। चीख पुकार सुनकर वहां और भी लोग पहुंचे और उन्होंने भी डर की वजह से चीखना शुरू कर दिया। घटना के बाद लोगों ने दोनों बदमाशों का पीछा किया, लेकिन सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो दोनों वहां से भागने में कामयाब रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। घायल के पिता, जो नर्सिंग कॉलेज में गार्ड हैं, उन्होंने बताया कि उनका बेटा खाना देने आया था, लेकिन अचानक 2 अज्ञात युवक पहुंचे और गोली चला दी। क्या बताया, क्या गोली क्यों मारी? गोली में ये तो यही बता रहा है कि मैं मेरा के गाँव तो संजय नाम का लड़का और नूरचंद। कहाँ लगी है इनके? पीठ पे लगी है। कोई पुरानी रंजिश वगैरह कुछ भी? हमारी तो नहीं थी, इस बच्चे की कोई हो तो हम नहीं कह सकते, हमारी कोई नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 युवक तमंचा लहराते हुए मौके से भाग रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। शख्स के पीठ में गोली का निशान भी दिख रहा है। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। पुलिस अब दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं गोरखपुर में मंगलवार देर शाम जमकर बवाल कटा है। पुलिस का गाड़ी पर पत्थर लाठियां बरसाई गईं। दरअसल गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र में दुर्गा पंडाल लगाए जाने को लेकर बीते 4 अक्टूबर को 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 40 साल के हनुमान नाम के युवक घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। फिर सड़क पर यह हंगामा मचा रहा। बीच सड़क मचा बवाल। पुलिस की गाड़ी पर बरसाए पत्थर। लाठी डंडों से पुलिस की गाड़ी पर हमला। पुलिस की गाड़ी के अंदर जवान, बाहर से पथराव। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं। देखिए किस तरह यहाँ बवाल मचा हुआ है। इस हंगामे के पीछे एक शख्स की मौत का मामला है। गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र में दुर्गा पंडाल लगाए जाने को लेकर बीते 4 अक्टूबर को 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इस मारपीट में 40 वर्षीय हनुमान नाम का युवक घायल हो गया था। मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
हनुमान की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिवार के लोगों ने नौसड़ में जाम लगा दिया, जिससे गोरखपुर लखनऊ और गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद शाम को परिवार के लोगों ने फिर से रोड जाम करने की कोशिश की। पुलिस को देख परिवार वाले उग्र हो गए और गाड़ी पर पथराव कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी के अंदर बैठे पुलिस वालों को बड़े बड़े पत्थर मारे जा रहे हैं। वैन के आगे वाले गेट पर लगा शीशा तोड़कर अंदर बैठे पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंका गया, जिससे वो घायल हो गए। आप देख सकते हैं कि कितना बवाल मचा हुआ है। 4 अक्टूबर की रात हनुमान पर उसके कुछ लोगों ने हमला किया था। मारपीट में हनुमान के सिर में गंभीर चोट आई थी। पहले घायल हनुमान को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। यहां से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख लखनऊ रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक आरोपी रोशन चौहान जेल में बंद है। रोशन के साथ कुछ और लोग भी हमला करने आए थे, जिनकी पहचान की जा रही है। मृतक और आरोपी दोनों पड़ोसी बताए जा रहे हैं। लखनऊ में 16 दिन हनुमान का इलाज चला। 20 अक्टूबर दिवाली के दिन इलाज के दौरान ही हनुमान की मौत हो गई। लखनऊ के परिजन मंगलवार सुबह करीब 6 बजे गोरखपुर पहुंचे। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने परिवार के साथ खजनी रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद उसे खुलवा लिया गया। शाम को करीब 5 बजे जब पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हनुमान के घर पहुंची तो बताया जा रहा है कि परिवार एक बार फिर शव को लेकर नौसड़ तिहारी की तरफ चल पड़ी। यहाँ उन्होंने लाश को रखकर जाम लगाने का प्रयास किया। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना का वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि पुलिस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पत्थर चलाने वाले महिला और पुरुषों को पहचानने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के भाईखला में बड़ा हादसा हुआ है। साल्वेशन आर्मी स्कूल की इमारत का हिस्सा गिर गया है। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। मौके पर फायर विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है। तो मुंबई के भाईखला में ये बड़ा हादसा हुआ है और इसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक स्कूल की इमारत का हिस्सा गिर गया। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। सीधी तस्वीरें, हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर आई है। आर्मी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिरा है। मुंबई के भाईखला इलाके में ये स्कूल है और अब खबर आ रही है कि इसमें कुछ लोग घायल हो सकते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई है। संभाजी नगर से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। कैमरे पर एक लाइव मर्डर रिकॉर्ड हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ दोस्तों में किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे को चाकू मार दिया। सीसीटीवी में कैद लाइव मर्डर। इन तस्वीरों को देखिए। एक युवक जेब से चाकू निकालता है और इस दूसरे युवक के पेट में मार देता है। जिसको चाकू लगता है वो वहीं गिर पड़ता है। उसकी मौत हो जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। ये घटना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है। सीसीटीवी में अब तारीख 21 अक्टूबर समय 2:05 देख सकते हैं। इलाके में कुछ ऑटो और गाड़ियां दिख रही हैं। एक जगह 3 लड़के खड़े दिख रहे हैं, जबकि एक लड़का ऑटो के बाहर खड़ा दिख रहा है। एक लड़का पैदल चलते हुए ऑटो के पास खड़े लड़के के पास आता है। दोनों में थोड़ी देर तक किसी बात पर बहस होती है। अचानक ये लड़का जेब से चाकू जैसा धारदार हथियार निकालता है और दूसरे लड़के के पेट में मार देता है। इसके बाद ऑटो से एक और लड़का निकलता है और चाकू मारने वाले लड़के को रोकता है, लेकिन जिस लड़के पर हमला हुआ था वो नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। ऑटो से एक और लड़का निकलता है। दूर खड़े दोनों लड़के भी आ जाते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोस्तों के बीच किसी बात पर लड़ाई हुई थी और बात हत्या तक पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे कोई पुराना विवाद था, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब महाराष्ट्र एक बार फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर 2 शहरों में त्योहार के मौके पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। प्रयागराज में एक जैगुआर गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। वहीं मेरठ में भी तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय की बाइक को टक्कर मार दी। दोनों ही हादसों का वीडियो खौफनाक है। तेज रफ्तार ने न जाने कितनी जानें ले ली होंगी, लेकिन लोग फिर भी अपनी गाड़ियों की स्पीड कम नहीं करते हैं और कई ऐसे मामलों में अक्सर लग्जरी गाड़ियां शामिल होती हैं। यूपी के प्रयागराज में भी एक लग्जरी गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। ये हादसा 19 अक्टूबर का है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले प्रयागराज के राजरूपपुर में तेज रफ्तार जैगुआर ने कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार जैगुआर कार पहले डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके बाद अनियंत्रित होकर उसने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बाइक पर बैठा युवक टक्कर के बाद दूर जाकर गिरा। इसके बाद जैगुआर गाड़ी ने और भी लोगों को टक्कर मारी और हादसे में एक 55 वर्षीय राहगीर इलेक्ट्रीशियन दीप पटेल की मौत हो गई। जैगुआर चला रहे शख्स का नाम रचित मध्यान है और वो शहर के प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारी परिवार से है। इस घटना में कार चालक रचित भी घायल हुआ है। उसे लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज पुलिस ने उसे अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल परीक्षण कराकर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब आपको तेज रफ्तार के कहर का एक और नमूना दिखाते हैं। हाई स्पीड कार का कहर देख आपकी रूह कांप जाएगी। एक फूड कंपनी के डिलीवरी बॉय को एक कार कई मीटर घसीट कर ले गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कार चालक ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की बजाय कार दौड़ा डाली। ये खौफनाक तस्वीरें हैं यूपी के मेरठ की। एक हाई स्पीड कार आई और बाइक सवार को टक्कर मारकर कई मीटर घसीट के ले गई। सब कुछ सेकंडों का खेल था। बाइक कहीं और पड़ी थी और बाइक सवार कहीं और। लोगों की भीड़ मौके पर दौड़ी तो घायल तड़प रहा था। युवक स्विगी का डिलीवरी बॉय साकिब है और लिसाड़ी गेट इलाके का रहने वाला है। वो दीपावली पर फूड की डिलीवरी करने जा रहा था, लेकिन हापुड़ रोड पर इस्लामाबाद पुलिस चौक के करीब पेट्रोल पंप के सामने कार सवार ने उसे हवा में उड़ा दिया। कार सवार इतनी स्पीड में था कि ब्रेक लगने के बावजूद कार उसे हवा में उड़ा कर ले गई। कार चालक घायल साकिब को अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय भाग निकला, लेकिन भीड़ में मौजूद एक शख्स ने कार का पीछा करते हुए वीडियो बना लिया, जिसमें गाड़ी का नंबर साफ दिख गया। युवक दीपावली पर किए गए ऑर्डर की डिलीवरी लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश दे रही है। स्थानीय लोगों ने घायल साकिब को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस मामले में लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी से हो गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीम गठित कर दी गई है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक कार द्वारा एक बाइक सवार युवक को टक्कर मारी गई। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, जिसके तहत जो कार चालक था उसकी पहचान की गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी इन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साकिब की पत्नी गर्भवती है, घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और साकिब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वो दीपावली पर फूड की डिलीवरी कर अपने बच्चों की खुशियां और ख्वाहिशें पूरी करने गया था, लेकिन लापरवाह कार सवार की जल्दबाजी ने उसे जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर कर दिया। तो प्रयागराज से लेकर मेरठ तक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। दुख इस बात का है कि ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन लोग फिर भी अपनी गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। देश के कुछ हिस्सों में दिवाली का जश्न कल भी मनाया गया। इस दौरान देश के कई शहरों में आग लगी, आतिशबाजी से लाखों का नुकसान भी हुआ। वहीं कई अजीब घटनाएं भी सामने आई हैं। कहीं लोग पटाखे युद्ध कर रहे थे, तो कहीं पटाखों के चक्कर में लोग किसी की जान के दुश्मन बने हुए थे। देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। 2 दिन पूरे देश में त्योहार की रौनक दिखी। लोगों ने पटाखे जलाए, लेकिन कई हादसे भी हुए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई शहरों में आग लगने की घटनाएं हुई। आतिशबाजी से कई इलाकों में आग लग गई। कई लोग पटाखों से घायल भी हो गए। कुछ की हालत तो गंभीर बनी हुई।
नागपुर में एक और जहां शहर दीपावली मना रहा था, तो वहीं सोमवार देर रात शहर के व्यस्त 8 रास्ता चौक स्थित रिलायंस स्मार्ट स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने स्टोर से धुआं उठते देखा तो तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशामक कर्मियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयावह थी कि आसपास का इलाका धुआं हो गया, जिससे सुरक्षा के लिए कई दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। दिवाली की धूमधाम के बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पटाखे फोड़ते समय 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर पटाखे फेंकने लगे। ये घटना संभाजीनगर के ये ओला रोड की है। लोगों द्वारा एक दूसरे पर पटाखे फेंकने का एक वीडियो भी सामने आया है। मेन रोड पर लोग एक दूसरे पर पटाखे फेंकते दिख रहे हैं। लोग एक दूसरे पर मिसाइल की तरह रॉकेट दाग रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जंग का मैदान मानो वहीं पर है। बाइक सवार लोग अपनी बाइकों को बचाते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं दोनों गुट आपस में लगातार भिड़ रहे हैं। कोई पीछे हटने को राजी नहीं है। एक तरफ से स्काई शॉट आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से तेज धमाकों वाले बम। दोनों तरफ के लोग ये पटाखा युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के लाडो सराय इलाके से भी एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां दिवाली के दिन एक 18 वर्षीय लड़की पर पटाखे फेंके गए और किसी नुकीली चीज से आंख पर हमला किया गया। घटना के बाद उसकी एक आंख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसकी रोशनी चली गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों के द्वारा उनकी बेटी के ऊपर पटाखे फेंके गए। जब उससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने मेरी बेटी की आंख फोड़ दी। पहले भी ये लोग उनकी बेटी के साथ झगड़ा कर चुके हैं। उड़ा करके छत पे मेरा लड़की खाया पिया, छत पर गया, बोला मम्मी मैं आ रहा हूँ। 4 भाई बहन, 4 भाई भी के ले गया, 3 बहन गया। 2 लड़की चले आया, 3 बच्चा छत पे था। 6 लड़का आया है, बम फोड़ के लड़की के देह पर फेंकता था। तो लड़की बोला मेरे देह पर क्यों फेंक रहा है? लड़की छोटी वाली बोली क्यों फेंक रहे हो? तैयो माना किया, नहीं माना। 2 बम फेंका, कुछ नहीं हुआ। तीसरा बहन में चाकू बम फेंकता था, आँख जल जाता। आँख नहीं जला, डिम्मे निकाल लिया है। अच्छा। चाकू से मेरी सिस्टर ने फोन किया है जे रूपा के कोई मार दिया है। फिर जैसे घर पे गया तो पूरा छत पे ब्लीडिंग, सीढ़ी पे पूरा ब्लीडिंग था। उनका पड़ोसी के पूछे जे क्या हुआ है, तो बोला जे रूपा के कोई मारा है। ये नहीं बोला जो आंख निकाल दिया है। युवती को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब खबर हरियाणा के पंचकुला की, जहां पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत का मामला उलझता जा रहा है। पूर्व DGP की पत्नी, बेटी और बहू समेत परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया है। वहीं पूर्व DGP ने अपने बेटे अकील की मौत के मामले में लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनका बेटा पिछले करीब 2 दशकों से नशीली दवाओं का आदी रहा। हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत का मामला उलझता जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि FIR में उनका ही नाम है। आरोप लगने पर पूर्व DGP ने सफाई दी है कि उनके बेटे को ड्रग्स की आदत थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे ने खराब दिमागी हालत में वीडियो बनाया था। मेरा बच्चा पिछले 18 साल से इस बीमारी का शिकार था, जिसके बहुत बच्चे पंजाब में। मेरा बच्चा हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल वेलम बॉयज में पढ़ता था, देहरादून में। वहां से उनको ये सॉफ्ट ड्रग्स की आदत लगी। सॉफ्ट ड्रग्स शुरू हुई पहले सिगरेट में, जिसको वीड भर के पीते हैं, गांजा कहते हैं, पता नहीं क्या होता है।
एक इनका दोस्त होता था बड़ा करीबी, सिख बच्चा होता था जम्मू का। ये दोनों गलत आदतों में पड़ी। वो बदकिस्मती से 2 साल बाद ही चल बसा ओवरडोज से। बच्चा सिख जम्मू का था। ये बच्चा, इसको हम समझाते रहे 18 साल की हिस्ट्री में, जो कि पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। पंजाब पुलिस को सबको पता है। पंचकुला पुलिस में भी 2 बार ऐसे केस रिपोर्ट हुए जब बच्चा बहुत वायलेंट होता था। मैंने आकिल को उनके हवाले किया और एक 18 साल की हिस्ट्री लिख के इसके खिलाफ रिपोर्ट दी। अपनी सफाई में पूर्व डीजीपी उस वीडियो का हवाला दे रहे हैं जो उनके बेटे अकील अख्तर ने बनाया था और जिसमें उसने अपने पिता और अपनी पत्नी के बीच संबंधों का आरोप लगाया था। आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये सनसनीखेज आरोप लगाए गए थे। 27 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ 2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन अकील का ही एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने घर वालों को बहुत अच्छा बता रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं एड्रेस करना चाहता था कि पिछले साल ना मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहता। फिर वो सब ना इट वॉज ड्यू टू माई मेंटल इलनेस। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया एंड मतलब अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वाले जैसे हैं वैसे हैं, वरना मतलब कोई और होता तो वो नहीं, अगर माँ बाप कोई और होते तो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो घर से फेंक देते या कुछ कर देते। पूर्व डीजीपी का कहना है कि उनका बेटा अकील अख्तर ड्रग्स का आदी था और उसी के ओवरडोज से उसकी जान गई है। मुस्तफा ने कहा है कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और वो आरोप लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये संगीन इल्जामात छोटे नहीं है। ये अगर झूठे साबित हुए और एक मेरे मरहूम बच्चे की रूह से जो खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे सेंटीमेंट से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा जुर्म बनता है। तो ये उसके लिए भी तैयार रहे जो झूठे खेल खेला है ना इन्होंने। मैं तो देश के दुश्मनों से लड़ा हूं, ये तो कुछ भी चीज नहीं भाई। आपको बता दें कि अकील 16 अक्टूबर को घर पर बेसुध मिला था। परिवार उसे रात करीब 9:30 बजे पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने कहा कि शायद दवाओं के ओवरडोज के कारण उसकी हालत बिगड़ी थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को पंचकुला पुलिस को शिकायत मिलती है। पंजाब के मलेरकोटला के मॉडल टाउन निवासी शमशुद्दीन ने पंचकुला कमिश्नर को शिकायत दी। शमशुद्दीन ने कहा कि 27 अगस्त को अकील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें अकील कह रहा था कि मुझे पूर्व डीजीपी पिता के अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का पता चल गया। इसके बाद से परिवार के लोग मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं। इसके बाद पंचकुला के मनसा देवी थाने में शमशुद्दीन की शिकायत पर 20 अक्टूबर की रात को पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, अकील की बहन और पत्नी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने SIT गठित की। जो FIR दर्ज की गई है वो मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन में की गई है और वो मृतक के फादर, मदर, पत्नी और बहन के खिलाफ की गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस मामले की संजीदगी को देकर एकदम साइंटिफिक एविडेंस पर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को बेस किया जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उनकी जेन्युइननेस को लेकर, फिर जो पोस्टमार्टम के दौरान विसरा सैंपल्स कलेक्ट किए गए उसके प्रॉपर एनालिसिस से कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, CCTV फुटेज, फिर पुरानी यदि उन्हें कोई पुलिस में इधर या पंजाब में कंप्लेंट्स दी हुई हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, उन सभी को देखते हुए प्रॉपर फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस मामले में शिकायतकर्ता ने अपने आप को परिवार का परिचित बताया है। शमशुद्दीन ने खुद को अकील अख्तर की मां और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के मायके का पड़ोसी बताया। वहीं पूर्व DGP का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
एनडीटीवी इंडिया। वहीं पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले की जांच में शामिल होने के लिए मुस्तफा परिवार को पुलिस ने बुलाया है। संभावना है कि जल्द ही मुस्तफा परिवार जांच में शामिल होगा। खबरों के मुताबिक मृतक अकील की मेडिकल हिस्ट्री भी जांची जाएगी। अकील की मौत के मामले से जुड़ी हुई तमाम चीजों को कब्जे में लेकर जांच की जाएगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अब खंगाले जाएंगे। गुरप्रीत सिंह चीना हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अब सीधे जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, इस जांच में तेजी आए, इसको लेकर तमाम चीजें अब कार्रवाई की जा रही है उस पर। जी बिल्कुल, तेजी आ चुकी है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले कहा है कि उनके परिवार के जितने भी मेंबर हैं, क्योंकि सभी के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, उनको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता ये है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द ली जाए। जब तक कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चलता तब तक आगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। वहीं इसी वक्त उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितनी भी वीडियो मिली है, जो भी पुरानी हिस्ट्री है, उसको खंगालना शुरू कर दिया है और सीसीटीवी कैमरा फुटेज फ्रॉम जो उनके घर से वो लेनी शुरू कर दी है, ताकि जो उस दिन किस हालात में मिला अकील और उसके बाद कैसे उसको डॉक्टर के पास लेके गए, ये सभी पहलुओं की जांच हो रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं डीजीपी जो पूर्व डीजीपी है पंजाब के, उनके बेटे की डेथ के बाद एक केस रजिस्टर होता है और केस रजिस्टर होने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है और टीम के बाद अब टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। क्योंकि प्रीलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कॉज ऑफ डेथ अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जिसके कारण वो चाहते हैं कि पहले पारिवारिक मेंबरों को एसआईटी के सामने पेश किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, उसके बाद जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है इस केस में सभी के सभी कलेक्ट किए जाए, ताकि पीछे पूरी कहानी क्या है उसका पता चल सके। बड़ा सवाल ये है गुरप्रीत कि आखिर ये नशे का ओवरडोज था या फिर कुछ और बात थी इस आत्महत्या के पीछे, इसकी जांच अब होनी है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे अगली खबर, अब बात करते हैं छठ पूजा की। छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक तैयारियां की हैं। देश भर में 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सुरक्षा के लिए सभी प्रमुख स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और अधिकारी तैनात किए गए हैं। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया था। छठ पूजा के चलते इन दिनों ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। साल भर अपने घरों से दूर रहने वाले लोग इस त्योहार के चलते देश के कोने कोने से अपने घर आते हैं, जिसके चलते रेलवे स्टेशनों पर भारी संख्या में भीड़ भी देखने को मिलती है। ऐसे में अब रेलवे बोर्ड ने छठ पूजा और त्योहारों के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बड़ी तैयारी की है। रेल मंत्री के निर्देश पर देश भर में 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे दिवाली और छठ पूजा पर लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों की 12,011 ट्रिप चला रहा है। पिछले साल इस समय 7,724 ट्रिप्स चली थी। इस साल 1 से 19 अक्टूबर 2025 तक रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की 3,960 ट्रिप्स सफलतापूर्वक चलाई है। दिवाली और छठ पर यात्रियों की और बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले दिनों में करीब 8,000 ट्रिप्स चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें पूरे देश में चलाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनों की ट्रिप्स सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1,998, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से 1,919, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 1,501, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1,217 और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 1,217। इसके अलावा बाकी जोनों में भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि सभी यात्रियों को सुविधा मिल सके। कुल मिलाकर रेलवे इस त्योहार सीजन में 12,011 ट्रिप्स चला रहा है, ताकि हर कोई आराम से घर पहुंच सके। छठ पर्व के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस विशेष ट्रेनों से अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि औसतन लगभग 4,25,000 यात्री प्रतिदिन दिल्ली क्षेत्र से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूरत, मुंबई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और यहां तक कि चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल और जोन का अपना वॉर रूम है, जो सभी रेल कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करता है।
छठ के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में पैसेंजर्स का जो सर्ज आता है, बहुत पैसेंजर्स एक साथ अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाना चाहते हैं या फिर कहीं पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है इस बार। और ये आनंद विहार टर्मिनल है, यहाँ पर अभी कई पैसेंजर्स से बातचीत की और पैसेंजर्स ने जो व्यवस्था है उसको अप्रिशिएट किया है। पैसेंजर गाड़ियाँ भी बहुत एक्स्ट्रा चलाई है, 12,000 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाई है इस बार, जिसका एक लाभ सबको बेनिफिट भी मिल रहा है। पटना में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी इसी तरह खबरें जारी रहेंगी, कहीं मत जाइए, लौटिए एनडीटीवी इंडिया पर। प्रायोजक हैं रॉयल एनफील्ड, स्टे ट्रू स्टे क्लासिक, वाल्वोलिन द ओरिजिनल इंजन ऑयल, चने का असली स्वाद, एमडीएच चना मसाला, एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है सबसे बेहतर सबसे मजबूत, और सैफसॉल एस्टर 5 इंजन ऑयल विद एस्टर टेक्नोलॉजी। अटेंशन शॉपर्स, अब बचत भी और फैशन भी नए जीएसटी के साथ अब लिबर्टी पहले से भी ज्यादा किफायती। शॉप नाउ। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल, डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। अंबस शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रिनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबस शक्ति STTMT। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है ग्लोबल मार्केट। रिकॉर्ड 12,500 करोड़ रुपए से अधिक की बिजनेस इंक्वायरी के साथ ही 2,680 करोड़ रुपए के MOU पर हुए हस्ताक्षर। पार्टनर कंट्री रूस के साथ 88 देशों के इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोग इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने में साबित होगा अहम पड़ाव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। मधुसूदन दही मिल्क एंड 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। रोजा कोल्ड क्रीम, सर्दियों में नमी और सुरक्षा का साथी, आपकी त्वचा के लिए परफेक्ट कोल्ड क्रीम। शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना? agarwalpackers.in, DRS ग्रुप। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल, डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि
आपकी राय विकसित यूपी बनाए। आपका एक बार फिर स्वागत है। दिवाली के मौके पर लक्ष्मी पूजा के बाद भक्त देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग मंदिरों में जाते हैं और वहां प्रसाद लेते हैं। आमतौर पर यह प्रसाद कोई मिठाई या फल होता है, लेकिन अमरावती शहर के काली माता मंदिर में पिछले 41 सालों से चली आ रही है एक अनोखी परंपरा आज भी भक्तों को अपनी ओर खींचती है। इस मंदिर में देवी के प्रसाद के साथ लैया, मिठाई और पैसे भी दिए जाते हैं। इस साल यह खास प्रसाद लक्ष्मी पूजा के बाद ही बंटना शुरू किया गया और प्रसाद को लेने के लिए मंदिर में सैकड़ों भक्तों की भीड़ लगने लगी। वहीं दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, प्रसाद का वितरण देर रात तक जारी रहा। ये परंपरा 1984 में शुरू हुई।